अस्सलाम वालेकुम। आज 3-4 अहम खबरें हैं जिनको प्रोग्राम में हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन इब्तदा के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो काफ़ी देर से अटका हुआ है, हचकोले खा रहा है, क्योंकि $2-2.5 अरब डॉलर हमने इजाफी अरेंज करना है, जिसको अरेंज करने में दुश्वारी पेश आ रही है। अभी जब हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, वाशिंगटन के अंदर एक IMF की सीनियर ऑफिशियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दी है कि 25 सितंबर को IMF बोर्ड पाकिस्तान के प्रोग्राम की मुमकिन तौर पर मंजूरी दे सकता है। उससे पहले आज स्टेट बैंक गवर्नर ने भी कहा कि जो $2-2.5 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप जो पाकिस्तान को बॉदर कर रहा था, चाइना और सऊदी अरब से हम कुछ इजाफी वसाइल लेने की और चाइना से कुछ लोन रोल ओवर्स की कोशिश कर रहे थे, वो मामला ड्रैग हुआ है कुछ अरसे के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो वो उन्होंने आज कहा कि हमने वो फाइनेंसिंग गैप के लिए वसाइल बंदोबस्त कर लिया और रवा महीने ही IMF अप्रूवल दे देगा। अभी वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई थी, तो वाशिंगटन से IMF ने खुद से तस्दीक कर दी कि 25 सितंबर को मुमकिन तौर पर IMF पाकिस्तान के प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। ये काफ़ी अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। पाकिस्तान का रुपया इस वक्त 278.5.6 इस रेंज में पिछले चंद हफ्तों से चल रहा है, और मेरी इतला ये है कि स्टेट बैंक ने इस अरसे में इंटर बैंक से काफ़ी ज़्यादा बाइंग भी की है पिछले 8-10 माह के अंदर। अगर वो ना करता तो रुपया शायद आपका 270 के करीब आ सकता था। तो उस हवाले से ये मुस्बत खबर इसलिए है कि आपकी रेटिंग आउटलुक इम्प्रूव हुई है। IMF का प्रोग्राम अगर IMF ऑन बोर्ड आ जाता है तो बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल फंड जो रुके हुए हैं वो भी आएंगे, तो आपकी रिजर्व्स की और रुपए की सूरत हाल पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें 2 परसेंटेज पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट्स उसको कहते हैं, वो रिडक्शन की है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, वो 250 बेसिस पॉइंट्स या 300 बेसिस पॉइंट्स भी कर सकते थे, लेकिन IMF के प्रोग्राम के एंटिसिपेशन में स्टेट बैंक जो था वो इतना डरा और सहमा हुआ है कि पिछली दफ़ा भी उसने हाथ हल्का रख के रिडक्शन की, इस दफ़ा भी हाथ हल्का रख के उसकी कमी की। 9.6% लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर है, तो उसको सामने रखते हुए आम तो ये थी कि स्टेट बैंक को 2.5 या 3 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन करनी चाहिए, लेकिन मुमकिन तौर पर नेक्स्ट रिव्यू के अंदर स्टेट बैंक के पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि इसको मज़ीद कमी की जा सके। प्रोग्राम में जो पोलिटिकल टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आते हैं, और पोलिटिकल इशू जो सबसे बड़ा इस वक्त हॉट एंड थॉर्नी इशू है वो KPK की सिचुएशन भी है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, और पोलिटिकल सिचुएशन भी है। पहले तो जो चीफ़ मिनिस्टर KP हैं अली मीन गंडापुर, उनकी जलसे की तकरीर के अंदर एक ऐसा मवाद था जिसमें वो अपने मुखालफिन को भी और अदारों को भी ललकार रहे थे, उससे बहस शुरू हुई, लेकिन फिर एक बहुत मिस्टीरियस किस्म की उनकी 8 घंटे तवील गैर हाज़िरी थी, जिसमें बाद में पता चला कि वो सिक्योरिटी के हवाले से एक मुलाकात थी जिसमें वो मसरूफ़ थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पहले से ज़्यादा ललकार दी और कहा कि मैं तो अफ़गानिस्तान ख़ुद वफ़द भेजूँगा, वो होते कौन है, मैं मुज़ाहरा किसी को जवाब दूँ, और इस लबो लहजे में गुफ्तगू की। अब क्या सूरत हाल है इस वक्त? KPK के तर्जमान, KPK हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर सैफ साहब, जो चीफ़ मिनिस्टर का गुज़श्ता रोज़ का बयान था बहुत ही धुआंधार था। आम तौर पर आप वफाक में भी बहुत अरसा आपने गुजारा, आपको पता है कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, एक इंडिया, एक अफ़गानिस्तान और एक अमेरिका। उसमें आपकी फ़ेडरल गवर्नमेंट की भी इंडिपेंडेंस बहुत ही लिमिटेड सी होती है, आप GHQ की इनपुट के बगैर आगे नहीं चलते। तो यहाँ CM KP के वो ख़ुद से कह रहे हैं कि मैं वफ़द भेजूँगा, मैं बातचीत करूँगा, मेरे लोगों का खून बह रहा है। तो ये तनाव की एक नेक्स्ट लेवल है। क्या वजूहत हुई? मेरे ख्याल में CM की स्टेटमेंट को शायद जिस तनाज़ुर में देखना चाहिए उसमें नहीं देखा जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कहीं रियासत पाकिस्तान को ललकारते हुए अफगानिस्तान के मामलात पर बात की है। नेचुरली पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो भी करेगी वो फेडरेशन के जो रूल्स और क़वाइद व ज़वाबित हैं और आईन पाकिस्तान है उसके अंदर ही रहकर करेगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर इस दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जो जंग है उसमें अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हो रहा है, जिनकी नुमाइंदगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं। कल उन्होंने ये बात इस तनाज़ुर में की थी कि मामलात को तस्फिया और अच्छे अंदाज में जो है इसका तस्फिया होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो खून बेहतर रहेगा, और जब तक खून बेहतर रहेगा। अली अमीन गंडापुर अपना एक सूबाई जो सूबे की टीम है, वज़रा की या ऑफिशियल्स की, उसको भेजेंगे अफ़गानिस्तान बातचीत के लिए? देखें, अली अमीन साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो अभी अगर कोई बात, अगर इस सिलसिले में कोई पेशरफ होती भी है तो जाहिर है कि जो मुतल्लिका बात तो उन्होंने की है, उन्होंने क्या मैं सूबे की हैसियत से मलिक साहब, मैं वहाँ मौजूद था ना, इसलिए मेरे सामने ही बात हुई है, इसलिए मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल उन्होंने की है। लेकिन उस करने के से पहले भी तो कई मराहल होंगे ना।
एक होती है बात ख्वाहिश का इजहार या अपने मकसद का इजहार, और कुछ होता है फिर तरीक़ाकार कि कैसे वो होगा। तो उसमें यकीनन जो कवायद और ज़वाबित हैं उन्हीं के तहत होगा, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहाज़ में अपने बंदे बिठा के काबुल भेज दें। बंदे कैसे जाएंगे? काबुल की हुकूमत भी तो उसको जो है मतलब रिस्पॉन्ड करेगी उस दावत को या उस विजिट को। और लेकिन ये हैविंग सेड ऑल दिस, आज अफगान कौंसल जनरल से भी बात हुई है। उन्होंने यही कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात हों और ये जो टेंशन है ये ख़त्म हो। रोज़ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बॉर्डर पे हमारा उनके साथ क्लैश होता है, जिसमें दोनों जानिब से लोग जो हैं वो जान बहक होते हैं, जो कि अफगान फौज जो है वो खुद बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। अफगानिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है। जाहिर है उनके लोग वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी तो का काम कर रहे हैं। फौज पाकिस्तानी इलाकों में जब अगर तोप या गोले बरसाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये इट्स अ वेरी बैड साइन। मैंने या कहीं पे मेरी गुफ्तगू से आपको कोई शक हुआ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो गोले बरसाएं और हम ना लड़ें? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन इट्स वेरी नेगेटिव साइन बैरिस्टर साहब, अगर वो अफगान बॉर्डर के ऊपर बैठ के गोले बरसा रहे हैं। सर ये बिल्कुल नेगेटिव साइन नहीं है, अनलेस कि आप इसको नेगेटिव पेंट करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हम तस्फिया चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, हम राजीनामा चाहते हैं, हम जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। वो जंग जिधर से भी शुरू होगी, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, जिधर भी है, जो भी वजूहात हैं, वजूहात को ख़त्म करने की बात है। किसी ने ये नहीं कहा, ना कोई ये कहेगा कि अफगानिस्तान को इजाज़त दे दो कि गोले बरसाएं और हम उनको फूलों के गुलदस्ते पेश करें। ऐसी कोई बात ना हुई है। तो सर एक सवाल है बैरिस्टर साहब, बात करेगा नहीं बैरिस्टर साहब ये तो आप यकीनन नहीं कहेंगे, आई नो यू वेरी वेल। मेरा तो इशू ये है कि अफगानिस्तान जिसको हम साल से कहते हैं कि हमने अफगान महाजरीन भी रखे, हम आपकी मदद भी कर रहे हैं, वो बॉर्डर के ऊपर आके अगर हमारे ऊपर गोले फेंक रहे हैं तो इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन। ये क्यों हुआ ऐसे? मेरे ख्याल में नदीम मलिक साहब, अगर आप अपनी गुफ्तगू को सोचते हैं कि आप गुफ्तगू किसी और पैराडाइम में अब ले गए हैं कि अफगानिस्तान क्यों कर रहा है, ये मेरा डोमेन ही नहीं है कि मैं अफगानिस्तान की तरफ से किसी जारहाना हरकत को या डिफेंड करूं या उसकी तोज़ीह पेश करूं। मेरा काम तो यह है कि मैं अपनी बात करूं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो हम यही कर सकते हैं कि अगर वो गोला मारते हैं हम उनको 2 गोले मारें, जो कि हम कर रहे हैं। और अगर वो बातचीत का कोई रास्ता खुलता है तो हम वो रास्ता भी अडॉप्ट करें। मैं तो ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जहां तक अफगानिस्तान जाने का ताल्लुक है और वफद भेजने का या लोगों को भेजने का, तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी कई बार चाइना गए हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, तुर्की भी गए हैं, उनके साथ बड़े बड़े माहदों पर दस्तखत भी किए हैं, वे एक्सचेंज विजिट्स भी किए हैं। हम भी अगर चले गए तो कौन सा हमने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी? अगर कोई ऐसा बंदोबस्त हो सकता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी रुकावट होनी चाहिए या उस पर किसी को एतराज होना चाहिए या हमें गद्दार डिक्लेयर करने का मौका उनको मिलना चाहिए। गद्दार तो किसी को डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए, तो गैर जरूरी बातें, सियासी लोग आप और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मुझे बता दें, इस वक्त जो केपी के अंदर बाज़ इलाके ऐसे हैं जैसे लक्की मरवत है, वो पुलिस वाले प्रोटेस्ट चल रहा है, रीज़न? पुलिस के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस ये समझती है कि उनको उस तरह से मुसल्ला नहीं किया गया या उनको इस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कर सकें। वो ये समझते हैं और उनका गिला शिकवा जो है वो इस वक्त बज़ाहिर जो वो बात कर रहे हैं वो यही है कि जो सिक्योरिटी इदारे उस जगह में ऑपरेट कर रहे हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन सिक्योरिटी इदारों को यहाँ से हटाया जाए और अमन व अमान की जो ड्यूटी है वो उनको दी जाए, यानी पुलिस को दी जाए, क्योंकि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात कुछ इस तरह के हैं कि शायद वो उन सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में अपने फ़राइज़ सही तरीके से। सूबाई हुकूमत की क्या पोजीशन है? क्योंकि ये तो आपकी डोमेन है, आप इन एड ऑफ सिविल पावर वहाँ फौज को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो पुलिस से आप काम ले सकते हैं। आपकी क्या पोजीशन है? पुलिस से तो हम बिल्कुल काम ले रहे हैं और रोज़ाना पुलिस के जवान शहादतें भी दे रहे हैं। आज भी हमारे डोमेल के इलाके में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, डेली बेसिस पे होते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं और यकीनन हमने फौज को तलब किया है नेड ऑफ सिविल पावर, और आज से कई साल पहले हमारी हुकूमत से भी पहले ये आए थे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पुलिस को अपनी शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं समझता हूँ कि फौजी हुकाम को के दरमियान राब्ता भी है और सूबाई हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं तो उनको बैठ के दूर किया जाए। हमारे लोग उनके साथ राब्ते में भी हैं, पुलिस वालों के साथ भी जो हड़ताल पे हैं और आर्मी के जो हुकाम हैं उनके साथ भी राब्ते में। तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा ये मसला और ये जो तनाज़ है खत्म। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम साथ शुरू हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल अली अमीन गंडापुर ने जो अफगानिस्तान वफ़द भेजने की बात की, पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम आगे चलाते हैं। दिखाइएगा जी। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा।
मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। एक और स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा। आमतौर पर जो बंदा पाकिस्तान में सियासी मैदान के अंदर उठा लिया जाता है और जब वो वापस आता है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कोई ऐसा बयान देता है तो यहाँ पर मज़ाहिया अंदाज में जो है तो बहुत ही इनह्यूमन है, क्योंकि किसी को जबरी गुमशुदगी के बाद जो बयान दे तो उस काबिल रहम होता है वो शख्स। लेकिन कहा जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो कल अली मीन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट की टर्म किसी और अंदाज में इस्तेमाल किया। दिखाइएगा। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं डीएसपी साहब, तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किससे कहने पे काम किया। जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। जी रांझा साहब, जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, शायद रिसेंट 2-3 डिकेड्स के अंदर इतनी टेंशन, तनाव, क्योस और आउटलुक भी अगर सियासी मैदान के अंदर देखें तो इतनी ब्लीक आउटलुक मैंने नहीं देखी इससे पहले। नदीम भाई, मैं 2013 में जब पहले मुंतखब होके आया था ना, तो उस वक़्त जब केपी ने यहाँ पर लश्कर कशी की थी परवेज़ खटक साहब की क़यादत में, उस वक़्त ये तकरीबन जो सूरत हाल थी, उस वक़्त भी चलें ये फॉरेन पॉलिसी अपने बनाने वाली ये वाली बातें नहीं, तो कमी किसी किस्म की नहीं छोड़ी थी केपी गवर्नमेंट ने उस वक़्त भी। और उस वक़्त भी ये सारा सिलसिला नज़र आया था। और बदकिस्मती है कि उस वक़्त से लेके अभी तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है इन एडवेंचर्स की वजह से नहीं आई। 2013 वाली जो केपी की गवर्नमेंट थी वो और उस वक्त की पीटीआई वो सेम पेज वाली हुकूमत थी, वो एस्टेब्लिशमेंट और वो इकट्ठे चलते थे। अभी वाली सिचुएशन इज़ इंटायरली डिफरेंट। देखिए, हम सेम पेज पे नहीं थे ना उस वक्त, वो सेम पेज पे थे और जो कुछ उनसे करवाया जा रहा था उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, और उनको गिराने के लिए जो उस वक्त जो अब सेम पेज पे आप आ गए हैं, वो दूसरी तरफ देखें। हम उस वक्त भी कोई ऐसा आईनी और कानूनी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते थे। हमने इनको नहीं कहा था कि आप असेंबली तोड़ दें, हमने नहीं कहा था कि आप पीटीवी पे हमला। लेकिन लकी मरवत में पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ? फौज के खिलाफ। सीएम आपका कह रहा है कि वो बंदे मेरे यहाँ से खून बह रहा है, मैं टीम भेजूंगा अफगानिस्तान। 8 घंटे की मुलाकात जिस तरीके से हुई वो भी आपको पता है, और बाद में जो वजाहतें आई वो भी आपको पता है। मैं आपको एक बात, पार्लियामेंट हाउस के बंदे उठाए गए, किस तरह किसने उठाए वो भी आपको नदीम साहब, जहाँ तक तो ये बताएं कि जो अली अमीन साहब हैं कि कहाँ से किस तरह से वो एंगेजमेंट चाहते हैं कि जब एक तरफ हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, हमारी जो बेगुनाह आवाम है उन पर जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, उसके बीच में ये बात करते हैं उनसे बात करने की। तो ये पहले तो आए, इधर बैठें और बैठ के ये बात करें कि इनका प्लान क्या है। प्लान देना कि ये खुद एक अपना एक आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं कर सकते ये अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ पे जो कुव्वतें हैं वो आइसोलेशन में इनको ऑपरेट करने देंगी। इनके पास फोर्स क्या है, किस तरीके से वो करेंगे। हमायूं सर, आर वी इन कंट्रोल? पाकिस्तान जिस तरीके से रन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसके सिम्टम्स हैं। जो असल बीमारी है वो इंस्टेबिलिटी है। जब तक आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। आप किसी एक सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें मेरी नज़रें कमज़ोर है, उसकी वजह से मेरे सर दर्द है, तो आप मुझे गोली दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, लेकिन सियासी तनाव ख़त्म होना चाहिए। मैं रोज़ इस प्रोग्राम में उसके लिए दरखास्तें करता हूँ लोगों से। एग्जैक्टली। लेकिन अली मीन गंडापुर की तकरीर क्या सियासी तनाव ख़त्म करने वाली? देखिए, लेकिन क्या उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह घुस के लोगों को उठाया गया वो सियासी तनाव ख़त्म करने वाला था? दैट इज़ एग्जैक्टली। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो बीमारी है ना, जो बीमारी है उस बीमारी को एड्रेस करना है। ये बाकी सारी चीज़ें उस बीमारी के सिम्टम हैं। आपने उन सब चीज़ों को एड्रेस करना है। आपने जिस तरीके से ये सारे लॉज पास हो रहे, जिस तरीके से एक बंदे के लिए या किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में एक चीज़ के लिए ऐसे कर रहे, दीज आर द साइंस
दीज आर द सिम्टम्स। बीमारी कुछ और है, बीमारी है सम पीपल वो बगैर किसी उसके क्या कह सकते हैं मैंडेट के या वैसे ही आके वो पावर ग्रास्प कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करना है। आपके यहाँ पे अभी अच्छा सारे कंपैरिजन करते हैं, ये जो 2 दिन पहले हुआ है पार्लियामेंट के अंदर से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। पार्लियामेंट लॉजेस इज ऑल्सो लाइक अ पार्लियामेंट, लेकिन उस वक्त तक लॉ नहीं था। लॉ 2023 के जनवरी में आया, उससे पहले लॉ नहीं था कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द इंटीमेशन ऑफ द क्या कह सकते हैं उसे स्पीकर और चेयरमैन सेनेट। लेकिन अब हो गया। लेकिन इस दफा क्या हुआ, इस दफा तो बहुत अब मतलब मास्क पहन के लोग अंदर आ गए हैं, वो सारी चीजें करके दरवाजे तोड़े गए हैं, वो सारी चीजें। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स हैव टू स्टॉप। ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आप जो मर्जी कर ले, वहां पे चीजें आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाएंगी। और ये ग्रेजुएट, अच्छा हम लोग यहाँ बड़े खुश हो रहे हैं, इसमें अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आप जो बता रहे हैं कि भाई वो भी कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, फाइनेंशियल कम रहे, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो फाइनेंसेस नहीं देखती कि कितने क्या नहीं है। आपने दूसरी तरफ मेरे ख्याल में 1.5 रुपये पौने 2 रुपये आपने 3 महीनों के लिए बिजली की प्राइस भी बढ़ा दी है। अब वो सारी चीजें, तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये ओवरऑल प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, इसको एड्रेस होना है। सियासी अबतरी है वो पता नहीं किधर हमें लेके जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान पहले अनरेस्ट होता था और हम सोचते थे कि वहाँ पर हमारी मजबूत आर्मी है, वो जाएगी मैनेज कर लेगी, या सोचते थे कि पोलिटिकल प्रोसेस चलेगा, इन लोगों को इंगेज करेंगे, अख्तर महंगल है, बाकी लोग हैं, वो आएंगे, फेडरेशन पे यकीन रखते हैं, बैठेंगे, हल निकलेगा। अब केपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, जो लकी मरवत और बाकी इलाकों की सूरत हाल है, रियल बैड सिचुएशन। शायद हम उस पोर्ट्रे नहीं करते उस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर, और साथ पोलिटिकल सिचुएशन आप देखें तो लगता ही नहीं है कि किसी को ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात क्या बनेगा क्या। अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब हम एक गलत राह पर जा रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि एटलीस्ट आपके इस प्रोग्राम के अंदर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से टीवी चैनल्स पर जा रहा हूँ और वहाँ पर गुफ्तगू ज़्यादातर सियासी मामलात के ऊपर ही जारी है, और मैंने पिछले 2-3 दिनों में ये कोशिश की कि इसी चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाऊं कि ये बड़े अजीब वाक़यात इस मुल्क में होना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ये एहतजाज करना और उनके मुतालबात जो बैरिस्टर सैफ साहब ने भी दोहराए कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से जाएं, हम खुद इस इलाके के अंदर अमन कायम करेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये किस राह पे हम जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पिछले 2 दहाइयों में बेइंतहा कुर्बानियां उन्होंने दी, बेइंतहा कुर्बानियां दी। पुलिसिंग में टेररिज्म के खिलाफ लड़ना शामिल नहीं है, नॉर्मल जो पुलिसिंग होती है, उन्होंने बड़ी जवान-मर्दी के साथ टेररिज्म का मुकाबला किया है, दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। जवान शहीद हुए, उतने फौज के जवान शहीद हुए। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी अक्रॉस दी बॉर्डर बलूचिस्तान पे भी और केपी पे भी रोजाना अटैक हो रहे हैं जी। आपकी अफगान बॉर्डर जो है वो हीट अप हुई है, उधर अफगान आर्मी खड़ी है, इधर पाकिस्तान की फोर्सेज खड़ी हैं, और पुलिस वाले फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि फौज चली जाए, हम लॉ इन्फोर्समेंट करें। अब व्हाट इट शोज chaos, it shows meltdown of the state, इट शोज़ के आपका जो एतमाद है, जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जिनके साथ खड़े होकर पुलिस और फौज ने इकट्ठे दहशतगर्दों के साथ लड़ना है, आज उन रैंक्स के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट का फैक्टर आ गया। फिर आज से कुछ अर्सा पहले, 2 हफ्ते पहले, बलूचिस्तान के बड़े कद काट वाले सियासतदान हैं मेंगल साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उन्होंने रिजाइन क्यों किया? इसलिए रिजाइन किया कि आज लोग बलूचिस्तान के अंदर सियासतदानों से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके इस पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ जुड़े रहने से, क्या इस पार्लिमानी सियासत के जरिए हमारे कोई मसाइल हल हुए? और ये ऐसा खतरनाक सवाल है कि जो अब पूरे मुल्क में फैलता चला जा रहा है। सर खोकर साहब, लेकिन हु इज इन कंट्रोल, हु इज इन चार्ज? आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड बी इन चार्ज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, लेकिन पार्लियामान में लोग घुस के पकड़ रहे जा रहे हो MNA, और ना आपको स्पीकर का पता हो, ना प्राइम मिनिस्टर का पता हो, और 24 घंटे बाद क्या मैंने कमेटी बना के सार्जेंट एट आर्म्स जो है उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब ये क्या कर क्या रहे हैं? मलिक साहब, एक और अजीब सी आप बात देखें कि पार्लियामेंट के अंदर निकाबपोश लोग घुस जाते हैं और जो वाकया होता है वो हम सब के सामने है। प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज क्या मियां नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट आई? मियां नवाज शरीफ क्या शहबाज शरीफ साहब की आई? वो लीडर ऑफ द हाउस है,
इतनी बेइतनाई कि आउटसोर्स आपने हर चीज कर दी है और अपनी टर्फ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ अगर कोई ज्यादती हो जाए आप उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं। तो isn't it failure of Nawaz and Shahbaz? It is complete failure of all politicians। अब मुझे अभी आपने इब्तदाइये में वो दिखाया अली अमीन साहब की जो गुफ्तगू थी। मलिक साहब, हमें इस्टेब्लिशमेंट के सियासत के अंदर मुदाखलत पे एतराज है, रहेगा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत तो हम कर सकते हैं, एंटी फेडरेशन सियासत हम नहीं कर सकते। ये जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये एंटी फेडरेशन सियासत के जिम्मे में आती है। अली अमीन के बयान काबिल कबूल नहीं, काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरफ आप देखें, चाहे जो सियासतदान हुकूमत में बैठे या जो सियासतदान अपोजिशन में, आप बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि हर किसी ने अपनी एक अलग लाइन पकड़ी हुई है। कोई किसी को, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि कोई इस वक्त ये नहीं देख रहा कि मुल्क किस जगह पहुंच रहा है, पॉलिटिकली हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं। ये जो मुल्क चला कौन रहा है सर, जो मेरा सवाल है अभी भी कायम है, मुल्क चला कौन? कोई मुल्क नहीं चला रहा। आप रांझा साहब आप बता सकते हैं क्या शहबाज शरीफ साहब इंचार्ज हैं? मैं आपको एक बड़ी आवाज़ में बात देखें, मुल्क में जो ये भी सूरत हाल हो रही है, ये नहीं है कि पहले नहीं हुई। मुझे खुद उस दिन याद है जिस दिन सलाउद्दीन को पकड़ा था, और मुझे भी यहाँ से पुलिस वालों ने पकड़ के, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफीक थे, और पार्लियामेंट लॉजेस जो थी ना, देखें दिन ब दिन 15 किलो हेरोइन डाल दी। ये सारे जिम्मेदार ये खुद हैं। अब हो ये रहा है कि सूरत हाल जो है वो आगे एक स्टेप आगे जा रही है, जो कि हम समझते हैं कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर तो मुल्क में ये चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, तो जाएं, बात करें, टेबल पे बैठें। किससे बात करें? ये हुकूमत से बात करें, हुकूमत ही इनको सोल्यूशन देगी। हुकूमत तो टोटली देखिए, इनको जिनसे उम्मीद थी, जब पार्लियामान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, अगर शहबाज शरीफ साहब इंचार्ज थे तो शहबाज शरीफ साहब को इस वाकये की ओनरशिप लेनी थी। स्पीकर साहब अगले दिन 24 घंटे के बाद आके पार्लियामेंट में बोले, उससे पहले गए। स्पीकर साहब ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल एज पर हिज रोल उन्होंने ठीक उठाया। लेकिन जहां तक क्या ठीक उठाया सर? पार्लियामेंट के अंदर से बंदे पकड़े गए, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर साहब दोनों। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इट्स अ स्पीकर हु इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट custodian of the house, speaker in itself, custodian ने क्या किया जो है is answerable to the speaker in the house। ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी में चल रही थी ना, स्पीकर साहब ने क्या किया? लेकिन एज पर कानून वो यही है कि कस्टोडियन वो है प्राइम मिनिस्टर। कर दें उन्हीं को कस्टोडियन कर दें। क्या किया? बात ये देखिए, उन्होंने जो कुछ किया वो कर भी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें जो हो रही है अच्छी सिमत में जा रही है। बात ये है कि जो बैठ के इनका जो इनका वज़ीर आला एंटी स्टेट बयान दे रहा है और ये सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से अपने जो छोटे बच्चे उनको वर्गला के दोबारा से 9 मई जैसे वाक़या करने के ऊपर वर्गला रहे हैं और वही तरीकाकार बनाया हुआ। क्या इस तरह रियासत चलेगी? आपका 47-45 की लड़ाई है, आप आए बैठे कि कमेटी बना लें, ट्राइब्यूनल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि एप्लीकेशन दें कि ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के कहने वाले ट्राइब्यूनल चलेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के या इस्लाम इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल चलें, इसके ऊपर एक अपना SOP बना के फैसला कर लें और वहाँ से मामला को ट्राइब्यूनल में ले जाए। वहाँ पे जो भी मेरा अपना देखिए मेरा अपना जाती केस जो है बिल्कुल फॉर्म 45 सर बना देना, फिर वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं ना। मतलब कि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे मैं अब शुरू हो जाऊँ कागज फाड़ना, ये कप फेंकना और कहूँ मैं मुझे जबरदस्ती नहीं, ये कप और कागज से मामला ज्यादा संजीदा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो एक चीफ मिनिस्टर जुबान बोल रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए। देखिए हम 18 में हमें भी के अंदर सिचुएशन है वो ऐसी बुरी है कि 18 में हमें इस तरफ जेल में होते थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे रोके जाते थे, इनके तो फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स निकल रहे हैं। हमारे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी असद कैसर साहब नहीं निकलने देते थे। ब्रेक करीब आ गई, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे हुमायूं साहब से पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ मुल्क के अंदर एक सूरत हाल है, हम लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की, पोलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत का एक अपना एजेंडा है और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे तोसी देनी है, उनकी मुद्दत कम करनी है, चीफ जस्टिस को कैसे रिटेन करना है या बाज़ जजों को कैसे हटाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजों ने 6 ने ख़त लिखा हुआ है, उनको वहाँ रखना है या उनको उठा के बलूचिस्तान भेजना है। इस तरह की तजावीज़ के ऊपर एक आइनी पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। 211 उनके पास 2/3 के हिसाब से जो मेंबर्स हैं अपने 211 बनते हैं, 224 दरकार है। 8 वोट चाहिए उन्हें JUI के अगर तरमीम पास करवानी है, 5 PTI के तोड़ के लोटे बनाने हैं, जो असूली तौर पर वो इखलाकी पोजीशन जवाज़ ख़त्म हो जाता है ऐसी आइनी तरमीम का। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक वाज़ेह लाइन इख्तियार की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है।
एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। ये रिवायतें हजरत कोई अच्छी रिवायात नहीं है। हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए। जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूँ, हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। हुमायूं साहब, जो आर्मी चीफ जिसका उन्होंने कहा कि बाजू मरोड़ के वोट डलवाया गया था, वो अभी रिसेंट पास की जनरल बाजवा के लिए एक्सटेंशन करवाई थी। आपकी हुकूमत तरमीम लाई थी, नून लीग ने गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, मौलाना साहब समेत सब जमातों ने, पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों ने वोट भी किया था। आज उन्होंने कहा बाजू मरोड़ा गया था। अब काजी फायजी सा का मामला चल रहा है। हुकूमत को तो बड़ा दिल चाह रहा है कि 3 साल की टर्म कर दें, टेन्योर ऑफिस हो जाए उनका। देखिए, मैं आपको जो प्रॉब्लम है ना, एक तो आई एम सॉरी, वो रांझा साहब फिर लगे हुए थे। वो आपने कभी वो रिकॉर्ड प्लेयर देखा है? वो जब ख़राब हो जाए तो एक ही जगह वे सुई अटकती रहती है, वो एक चीज़ बार होता है। ये 9th में उसी रिकॉर्ड प्लेयर का वो है, वो उधर ही फंसा हुआ है, उससे आगे नहीं जा रहा। हालांकि इस वक्त आपने एमल वली साहब का जो सेनेट की स्पीच है वो देखी, आपने उनके पॉडकास्ट देखा है उसको देख लें, आप अली वज़ीर साहब जो कर रहे हैं उसको देख लें, आप जो पुलिस कह रही है आप उसको देख लें, आप जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के जो नैरेटिव लोग हिट कर रहे होते हैं, एक दफ़ा हम बैठ के देख लें ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें, फिर आपने बलूचिस्तान वो अफ़गानिस्तान की बात की। मुझे एक बात बताएं, पिछले 2 टेन्योर में ये जो अभी 2022 ऑनवर्ड्स गुजरे, कोई हमारा फॉरेन मिनिस्टर इतनी इशू के लिए वहाँ जाके किसी से मिला नहीं मिला। मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है अली अमीन अगर वहाँ जाके बात करें, हो सकता है इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, डोंट सी इट एज अ नेगेटिव थिंग, इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन नाउ कमिंग मे बी लेकिन अभी वही उन्होंने बात की है ना कि एक अगर चीफ मिनिस्टर कहीं और जा सकता है तो ये भी जा सकता है। हर एक अपने अपने सूबे के लिहाज से वो भी करके देखते हैं कि हालात क्या है। लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी सूबाई मैटर है तो आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी बात की है, लेकिन जो आपने बात की मैटर नहीं है, माजरत के साथ आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए, ये वफाक की पॉलिसी है, वफाक डिसाइड करेगा किसने क्या करना। आप उनसे बात कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी आप नहीं चलाएंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। माजरत चाहता हूँ ये, लेकिन इस पे इख्तिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ ना, अभी जो आपने बात की, मुझे एक बात बताएं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपने इनको एक्सटेंशन देनी या इनका टेन्योर बढ़ाना है? वजह क्या है? मतलब आप मुझे ये बता दें कि यार इन जजेस को मैंने 3 साल ज्यादा करना है, उसकी वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन? आपके ख्याल में क्या वजह? कोई इसकी एक ही वजह है, ये एक इशू स्पेसिफिक है। वो इशू क्या है? वो है जो डिसीजन आया है उस डिसीजन को रोकना है, मखसूस नशिस्तों का। बस ये अपनी वो हाथ में एक ग्रिप पकड़ने के लिए कर रहे, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि हम ये सारा कुछ करने में हम एक्चुअली इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, हम मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। अगर ये मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी या और खराब होगी, आप इसमें IMF को छोड़े वैसे ही कोई 20 अरब डॉलर भी डाल देना, 30 अरब डॉलर डाल दे, नहीं चल सकेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड के बेसिक प्रॉब्लम को हमने पहले सॉल्व करना है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जो सबसे भारी चीज होती है ना, आप तराजू में पहले वो रखते हैं, फिर उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं, सबसे हल्की चीज को नहीं करते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिनेरियो में जो सबसे भारी चीज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनका लीडर इमरान खान है। आपने इन जगह पे करके इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में उस चीज को इंट्रोड्यूस करना है, तब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और मैं एक बात कर देता हूं, अभी ये रांझा साहब कह रहे थे ना कि ये, एक मिनट है, आप भी कह रहे थे ये इसमें के कस्टोडियन कौन है। आपको पता है जिन इदारों ने या जिस इंतजामिया ने किया है वो किसके अंडर आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव का हेड है प्राइम मिनिस्टर, उसने पार्लियामेंट के अंदर ये काम करवाया है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? आई होल्ड शहबाज शरीफ रिस्पांसिबल। मैं किसी दाएं बाएं किसी को नहीं देखता, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी। ये सारे इंतजामिया के अंदर आते हैं। मुस्तफा साहब से पहले ये आईनी तरमीम वाला इशू मुस्तफा साहब से भी डिस्कस कर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मुस्तफा साहब, ये जो
आईनी पैकेज का इतनी मुल्क में आग लगी हो, आपकी पुलिस फौज के खिलाफ एहतजाज कर रही हो, अनहोनी बातें हैं पाकिस्तान में जो हो रही हैं। वो उन्होंने एक हाईवे ब्लॉक की हुई है इस वक्त, तो मैं हमारे चैनल और कुछ बैद नहीं कि वो फैल जाए। तो क्या बाजोड़ की पुलिस जो है उसने पोलियो वर्कर की शहादत के बाद, जहाँ पे पुलिस के कांस्टेबल भी शहीद हुए, उन्होंने भी वो उसमें शामिल होने के लिए तैयारी बांध दी। तो उस वक्त प्रायोरिटी ये है कि काजी फायजी साहब को कैसे रिटेन करना है और जस्टिस मंसूर अली शाह को कैसे हमने हटाना है यहाँ से, क्या ये प्रायोरिटी है पाकिस्तान की? यही तो हमारा अलमिया है कि जो मुल्क के मसाइल और जिनकी वजह से कौमी यकजहती कमज़ोर होती जा रही है, हम उनके ऊपर बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं। मैं ज़रा क्विकली कमेंट कर दूं हुमायूं भाई की गुफ्तगू पर कि देखिए, तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मार खाई है। मेरा आज उनसे तल्लुक नहीं है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी उन्होंने मार खाई है पाकिस्तान की तारीख में किसी और सियासी जमात ने नहीं खाई। फिर जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया तो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी ठीक ठाक मार खाई, लेकिन इन दो जमातों ने इतनी मार खाने के बावजूद उन्होंने कभी ऐसी सियासत नहीं की, ऐसे बयानात नहीं दिए कि जिससे फेडरेशन की मुखालफत में कोई बू भी आती हो। पाकिस्तान को आग लगाने वाली कोई सियासत नहीं की। और सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त था पाकिस्तान के लिए कि जब शहीद बीबी की शहादत हो गई और सिंध के अंदर नारा लग गया कि पाकिस्तान ना खपे। उस वक्त आसिफ जरदारी, टू बी फेयर, उसने ये गुफ्तगू की, उसने कहा कि नहीं पाकिस्तान खपे। तो जमातों ने बड़ी बड़ी मार खाई है। आप अपने कन्फाइंस के अंदर रहते हुए, हमने इस मुल्क को बेहतर करना है, हम इस अपने मुल्क को एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट का फौज का सियासत के अंदर रोल है, उसको मिनिमाइज करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आप पलड़े की बात कर रहे थे, मुझे भला बताइए ना कि इमरान खान साहब किसी और सियासी जमात को इस मुल्क में लेजिटिमेट स्टेक होल्डर ही नहीं समझते। वो तो अपने अलावा किसी को सियासतदान भी नहीं समझते। वो कहते हैं मैं इनके साथ गुफ्तगू ही नहीं करूंगा। परसों उन्होंने कहा, बयान दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू के दरवाजे बंद। आप बाकी सियासी जमातों के साथ दरवाजे कब खोलेंगे? आपको इस्टेब्लिशमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिलना। और ये बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं और अपनी सर्विसेज पेश की हुई हैं इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, ये सियासत भी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। हमने जो स्पेस सिविलियन सीड कर चुके हैं उसको वापस लेना है, लेकिन कहां आप स्पेस वापस लेने की बात करें और कहां मियां शहबाज शरीफ साहब की आप इस सारे मामले में अनजान बनना, उनकी जिस तरीके से वो आर्मी चीफ की मदह सराई करते हैं, शबाना रोज। तो सियासत को इन्होंने, सियासतदान के एक नौजवान, उसके लिए सियासत क्या रह गई है? उसके लिए सियासत ये रह गई है कि जनाब इस मुल्क में इकतदार हासिल करने का रास्ता यही है कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश करो। पाकिस्तानी सियासत के आपको अगर कंट्राडिक्शंस का अंदाजा करना हो तो इमरान खान ने कहा मैंने 5-6 बंदों को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दी हुई थी, मैं तोड़ रहा हूँ। वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत खुफिया भी करने पे तैयार है, पॉलिटिशियन से ना खुफिया ना सरेआम करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह ही एक है वज़ीर आज़म बनने की कि वो कितना ज़्यादा खुशनुदी उनकी करते हैं सारा दिन और कितनी ज़्यादा उनकी मददसराई करते हैं। और मलिक साहब, हकीकत ये भी है कि इस मुल्क में 2013 के बाद से अब जो भी वज़ीर आज़म आता है या लाया जाता है, उससे सिर्फ एक ही काम लेना होता है और वो है एक्सटेंशन। जनरल बाजवा की जो बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिल्कुल ठीक बात की। नहीं, लेकिन ये भी जाके मिलते थे और बिल्कुल मिलते रहे, बिल्कुल मिलते रहे। जो जबर का माहौल था उस वक्त, उस जबर के माहौल में सारी की सारी जो स्ट्रक्चर की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि एक्सटेंशन हो जाए। और उसके बाद भी ये जब तहरीक अदम एतमाद थी, गैर मशरूत हमायत क्यों की? और इसीलिए हमायत की कि आगे जाकर उन्हें कोई रिलैक्सेशन मिल सके। और सियासतदानों का क्या, जो जेलों में पड़े हुए थे उनके बाजू पकड़ के गैर मशरूत हमायत। जी हाँ, बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है, आपको पता है उनकी वो आज खाकान साहब आपके साथ नहीं है, कई दफ़ा प्रोग्राम में होते हैं, नहीं तो खाकान साहब की डिसएग्रीमेंट कुछ लोगों से हो गई थी, मैं उनका नाम नहीं लेता, आपस में ग्रुपों से निकल गए थे, एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को वापस मलिक साहब डगर पर डालना है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। ना जज साहिबान की एक्सटेंशन होनी चाहिए, और लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर मुकम्मल इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि अगर ये इस तरह की कोई आईनी तरमीम लाई जाती है जिसके अंदर आप जजेस को उठा के एक सूबे से दूसरे सूबे में फेंकेंगे, अगर उनको एक्सटेंशंस देंगे आर्मी चीफ, तो आप एक शख्स जो आने वाला इनकमिंग चीफ जस्टिस है उसको उसके राइट से महरूम कर रहे हैं। इसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी लीगल फ्रेटर्निटी की जानिब से, और मकसद ही लाने का यह है कि जुडिशरी को टेम किया जाए। रांझा साहब, पाकिस्तान के हालात के ऊपर तवज्जो दें, आप इनसे बात करें, उनसे बात करें, आप हम मीडिया वालों से बात करें, पाकिस्तान में जो लगी हुई आग है उसको बुझाने की बात करें, अमन लाने की बात करें, मुल्क आगे चले। आप किन चक्रों में पड़े? बात तो भी जो मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं कि बात हम तो करने के लिए तैयार हैं,
इमरान खान सब सियासी जमातों को कहें तो सही कि मैं इनसे बात करनी है, वो जिनसे इमरान बात खान के करने अलावा लिए, बाकी लोगों से कर लें, हमायूं साहब के बारे में तो बात जरूर इनको करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर से उठा के आप ले जा रहे हैं, इनसे बातें करें। हम तो इनसे ये भी जो है, ये भी सारा कमाल जो है इनके जो वज़ीर आला साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो अभी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि इन्होंने बड़ा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, इन्होंने उस चीज़ के ऊपर इतना इन्होंने प्रेस नहीं किया, पुश नहीं किया उसके ऊपर, उस पॉइंट पे अली अमीन के बयान दुरुस्त नहीं है, उस पर अच्छी बात है कि हर बंदे की अपनी आज़ादी राय है को अपनी बात करें, लेकिन बात आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपका वफाक जो है वो खतरे में पड़ जाए। पहले दिन से ये बात हो रही है कि आप हुकूमत से बात कर लें, वो कहते हैं मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास असल ताकत है। ठीक है, आप कर लें, आप जिनके पास असल ताकत है आपको उनसे भी बात करनी नहीं आती, आप कभी उनके ऊपर अपने आप को जहर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी आप उनको कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, बात भी उन्हीं से कभी आप बात भी उनसे ही करना चाहते हैं। तो आपके अंदर खुद भी बात यह है कि एक पहले खुद देखें कि आप नॉर्मल हैं कि नहीं हैं, उसके बाद आप किसी नॉर्मल आदमी को आगे लगाएं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर है, चाहे वो ऑनेस्टली ये सेनेटर इस सारे क्राइसिस के अंदर जो मुल्क के अंदर जो आग लगी है, नहीं एक सवाल है आपसे, सबसे ज़्यादा सीजनड पॉलिटिशियन 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ है कहाँ? आज इमरान खान ने कहा कि उन्होंने दबका लगा के उनको बैठाया हुआ, नहीं तो उसने लंदन चला जाना था। उनका रोल होना चाहिए था यार, जितना बड़ा कोई किसी का कद होता है ना सियासत में, नवाबज़ादा नसरुल्ला इस क्राइसिस के अंदर वो लोगों को इकट्ठे करके बिठा लेते थे। ये रोल अभी नवाज शरीफ को अदा करना है। देखिए नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, किधर है नवाज शरीफ? देखिए बात पहले तो ये है कि रोल अगर उनका आप भी लोग तस्लीम करेंगे और कहेंगे कि आपने सियासी जमातों से तस्लीम करने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ा देना होता है। अगर आप, हम तो कह रहे हैं कि सियासी 70-75 साल की उम्र में ही शुड एंगेज अदर्स, ही विल एंगेज अदर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो करें कि अपने सियासतदानों के साथ बैठना है। ये आज स्टेटमेंट दे दें, मैं अभी जाके बात करूंगा कि जी बिल्कुल वो सियासतदान सर आपको बात नहीं, इनिशिएटिव नवाज शरीफ को लेना चाहिए, फर्स्ट स्टेप उसको उठाना चाहिए, जाके बात करेंगे, ये नहीं आगे आएंगे बिकॉज ये डिस्क्रेडिट होंगे। देखें ये तो कभी भी नहीं आगे आएंगे। नवाज शरीफ इज इररिलेवेंट, शहबाज शरीफ इज इररिलेवेंट, ये ऑटो पे चल रहा है। मुझे लगता है किसी दिन कुछ और ना खुदा ना खास्ता सर एवरीवन इज रेलेवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि सियासी लोगों से बात करें, हल ही उसी में। अगर आज भी स्टेटमेंट आ जाए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से कि हम सियासतदानों से बात करेंगे, आप देखेंगे 2 दिनों में चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमायूं साहब आपकी जमात को भी थोड़ा सा एक वो होता है ना मॉडरेट पॉलिटिक्स, उसकी तरफ आना चाहिए। हर वक्त स्ट्रीट पावर अच्छी बात नहीं होती। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी की एसेंस ये है कि आप आवाम के साथ कनेक्ट रहें, दैट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हम जब कहते हैं हम जलसा करते हैं, आप हमें इजाज़त देते, फिर उसके बाद कोई 150 कंटेनर लगा लेते, फिर आप कहते हैं अब जलसे को आप कहते हैं कि यार 1 घंटा ये डिले हो गया है, उसमें अभी रांझा साहब कहते हैं कि जो कस्टोडियन है स्पीकर साहब उनको नहीं पता, मियाँ शहबाज शरीफ जो कि एग्जीक्यूटिव के हेड हैं उन्होंने ये नहीं किया, तो फिर कौन कर रहा है? तो वही आप वाली बात है, ऑटो पायलट पे चल रहा है। अच्छा नंबर 2 हुआ क्या है आपको पता है? ये उमर अयूब साहब ने क्या कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो FIR कटी है उसमें जो उनके साथ एक और थे, क्या नाम था उनका, मलिक इम्तियाज साहब, उनके ऊपर भी ये कि इन्होंने भी ये सारी तोड़ फोड़ की और वो बेचारे 6 महीने पहले उनकी वफात हुई है और उनके ऊपर अभी पर्चा कट रहा है। जस्ट इमेजिन हो क्या रहा है। गौहर साहब, मतलब एक मैं हूं, मैं जरा सॉफ्ट स्पोकन किस्म का बंदा हूं, गौहर साहब मुझसे भी 10 गुना आगे हैं। उनके ऊपर क्या है कि उन्होंने वहां जाके SHO और उनको लाते शाते मारी हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ये सारी चीजें आपने जो बात की, अगर मैं खुदा न खासा अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब की जगह होता, मैं पता क्या करता, मैं कहता कि यार आपने बात नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ ये करना चाहता हूं, दिस इज व्हाट आई विल डू इट, दिस इज व्हाट आई विल एंड डू दैट थिंग। लास्ट मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स। कोई ऐसा है जो इस मामले में आगे बढ़े, पहल करे और इस मुल्क में लगी आग को बुझाने की कोशिश करे? अफसोस यही है कि इस वक्त जो जमातों के सरबराहान हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, जिनका बड़े अरसे से पाकिस्तान की सियासत में है, वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, बल्कि वो मजीद जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। अब कल एक खबर आई कि एक MNA साहब की बेगम साहिबा को और उनकी बेटी को पुलिस उठा कर ले गई। ये किस किस्म की मुल्क के अंदर सियासी हुकूमत भी नून लीग की, लेकिन ये किसी भी तौर पर माशरती तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो हमने हुकूमत जो है वो माहौल ही नहीं क्रिएट कर रही कि जिसके अंदर दिल बड़ा करके वो दिखाए कि पॉजिटिव जेस्चर्स करे। हुकूमत उल्टा और तेल डाल रही है और माहौल को ख़राब कर रही है। ये सीनियर हेड शुड प्रिवेल
और ये जब तक बड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये ख्याल करना पड़ेगा कि अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। इस उनकी जो सियासत के अंदर मौजूदगी है उसने बहुत तलखियाँ क्रिएट कर दी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, हुमायूं महमूद साहब और मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।